हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि नुआखाई एक कृषि त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि नुआखाई एक कृषि त्योहार है और ये कृषि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है गुजरात। क्या लिखा है? गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के अंदर जो कृषि त्योहार मनाया जाता है उस कृषि त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मकर संक्रांति, ठीक है? मकर संक्रांति ये त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? गुजरात के अंदर मनाया जाता है, ठीक है? और दोस्तों याद रखना मकर संक्रांति को गुजरात के अंदर उत्तरायण नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उत्तरायण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तरायण, ठीक है? इस नाम से भी दोस्तों गुजरात के अंदर जाना जाता है। किसे? मकर संक्रांति को, ठीक है? अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि उत्तरायण एक कृषि त्योहार है और ये कृषि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। क्या आंसर बनेगा आपका? गुजरात आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? मकर संक्रांति को ही उत्तरायण नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और दोस्तों मकर संक्रांति को असम के अंदर बिहू नाम से जाना जाता है, ठीक है? किस नाम से? बिहू नाम से जाना जाता है, ठीक है? कहाँ पर? असम के अंदर। गुजरात के अंदर उत्तरायण नाम से और असम के अंदर बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और दोस्तों साउथ इंडिया में कहाँ पर? साउथ इंडिया में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोंगल, ठीक है? अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए कि साउथ इंडिया में जो कृषि त्योहार मनाया जाता है उस कृषि त्योहार का नाम क्या है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए पोंगल। क्या होना चाहिए? पोंगल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है? और दोस्तों इंडिया के बाकी के जो अदर स्टेट है उसमें दोस्तों मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मकर संक्रांति भी बोलते हैं और दोस्तों इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? याद रखोगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है उड़ीसा। क्या लिखा है? उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर जो कृषि त्योहार मनाया जाता है उस कृषि त्योहार का नाम है नुआखाई। क्या नाम है? नुआखाई। दोस्तों ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। और दोस्तों क्वेश्चन ने भी हमसे यही पूछा था कि नुआखाई एक कृषि त्योहार है और ये कृषि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों नुआखाई जो कृषि त्योहार है वो मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर जो कृषि त्योहार मनाया जाता है उस कृषि त्योहार का नाम है नवन्ना। क्या नाम है? नवन्ना, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग याद रखना, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो कृषि त्योहार मनाया जाता है उस कृषि त्योहार का नाम है गुड़ी पड़वा। क्या नाम है? गुड़ी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुड़ी पड़वा, ठीक है? ये त्योहार है दोस्तों और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है और ऑप्शन नंबर फोर भी गलत है। और हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि उड़ीसा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है डैश इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है, तो दोस्तों क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। किसे कहा जाता है? कैल्शियम
ऑक्साइड को दोस्तों कहा जाता है क्विक लाइम। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कैल्शियम सल्फेट, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट बना है कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी के ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है डैश लोक संगीत में महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में गाया जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा लोक संगीत है जो दोस्तों महाभारत की गाथाओं में गाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सोहर, क्या लिखा है, सोहर। तो दोस्तों सोहर जो है वो एक लोक संगीत है और ये संगीत गाया जाता है बिहार में। कहाँ गाया जाता है, बिहार के अंदर दोस्तों ये संगीत गाया जाता है। और दोस्तों कब गाया जाता है, जब दोस्तों किसी बच्चे का जन्म होता है तब दोस्तों ये संगीत गाया जाता है। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड बॉर्न के टाइम पर दोस्तों ये संगीत गाया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है पंखीड़ा, क्या लिखा है, पंखीड़ा। तो दोस्तों जो पंखीड़ा है ये भी एक लोक संगीत है और ये संगीत गाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर दोस्तों ये संगीत गाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये संगीत कब गाया जाता है, तो दोस्तों ये गाया जाता है शांति समारोह के लिए। मतलब कि जब आपको शांति चाहिए होती है तब लोग क्या करते हैं, ये गीत गाते हैं। ठीक है, पीसेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है पंडवानी, क्या लिखा है, पंडवानी। तो दोस्तों जो पंडवानी लिखा है ये क्या है, एक लोक संगीत है और ये संगीत गाया जाता है महाभारत की गाथाओं के लिए। किसके लिए, महाभारत की गाथाओं के लिए पंडवानी जो संगीत है वो गाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या लिखा है, पंडवानी। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है मांड, क्या लिखा है, मांड। तो दोस्तों मांड जो है वो भी एक लोक संगीत है और ये संगीत गाया जाता है राजस्थान के अंदर गाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सभी के सभी ऑप्शंस अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो बना है ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी। ठीक है, ये वो संगीत है जो गाया जाता है महाभारत की गाथाओं के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है निम्नलिखित में से किस बैंक का 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सी बैंक है जिसका 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक का 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका मतलब है कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है नहीं किया गया था, इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आंध्र बैंक, क्या लिखा है, आंध्र बैंक। तो दोस्तों आंध्र बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1980 में। कब किया गया था, 1980 में किया गया था। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। मतलब कि दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है इलाहाबाद बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, अब दोस्तों हमारा आंसर बचा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आंध्र बैंक। आंध्र बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में, मतलब कि 1980 में। इस वजह से दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आंध्र बैंक निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है एज अनाउंस्ड इन द बजट 2021 डैश इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रसिया एज पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन एक्टिविटीज़। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बजट 2021 के अकॉर्डिंग कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को
ट्रेंड किया जाएगा जेनेरिक स्पेस फ्लाइट के लिए, ठीक है। और दोस्तों इन्हें ट्रेंड कहाँ पे किया जाएगा, तो दोस्तों इन्हें ट्रेंड किया जाएगा रसिया के अंदर ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा गगनयान मिशन एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी कहानी है, आपको बताना है कि कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें दोस्तों ट्रेंड किया जाएगा जेनेरिक स्पेस फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें दोस्तों ट्रेंड किया जाएगा जेनेरिक स्पेस फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 3, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है 4, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी के ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि बी आंसर निकल के आ रहा है इसका, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने दोस्तों ओल्ड क्लासेस में करा रखा है, ठीक है। मतलब कि मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, उसमें दोस्तों सेम क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसा है, होमवर्क में है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग इसका आंसर मुझे कहाँ दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग इसका आंसर दे सकते हो मेरे को, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है डैश मिट्टी जिसे स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है का उपयोग व्यापक रूप से कपास, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू और तिलहन के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सी मिट्टी है जिसे दोस्तों स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। तो दोस्तों उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये वाला शब्द लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ब्लैक। क्या लिखा है, ब्लैक। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी के दोस्तों जो ऑप्शन वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ठीक है। दोस्तों हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर इज ब्लैक निकल के आ रहा है, मतलब कि काला निकल के आ रहा है, ठीक है। काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सी मिट्टी है जिसे रेगुर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखना, हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप लोग रेगुर शब्द पढ़ो आपका आंसर होना चाहिए काला। क्या आंसर होना चाहिए, काला आपका आंसर, मतलब कि ब्लैक आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि लखनऊ जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है झेलम। क्या लिखा है, झेलम। तो दोस्तों झेलम जो नदी है वो कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों नदी स्थित है नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों ये नदी स्थित है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखा है गोमती। क्या लिखा है, गोमती। तो दोस्तों जो गोमती नदी है ये कहाँ बहती है, ये दोस्तों लखनऊ शहर के पास से बहती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब कि जो लखनऊ जो शहर है वो कहाँ पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है यमुना, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन लिखा है हुगली, ये भी गलत हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोमती निकल के आ रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है डैश बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सी सन में बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। तो दोस्तों इसने हराया था 1527 में। कब हराया था,
1527 में दोस्तों बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, तो दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 1527 दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 1521, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 1532, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1527, इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या है, गलत है। तो 1527 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे बाबर ने क्या किया था, राणा सांगा को हराया था। कब हराया था, 1527 में हराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 1527, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निम्नलिखित में से किसने डू अस्पा सिही अस्पा प्रणाली की शुरुआत की जिसके तहत विशिष्ट कुलीन को घुड़सवारों की दोगुनी संख्या रखनी होती थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों डू अस्पा सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की, जिसकी वजह से दोस्तों घुड़सवारों की जो संख्या थी वो कैसी रखनी पड़ती थी, दोगुनी रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था जहांगीर। क्या नाम था, जहांगीर। आप लोग याद रखोगे जहांगीर की वजह से दोस्तों घुड़सवारों की जो संख्या थी वो कैसे रखनी पड़ती थी, दोगुनी रखनी पड़ती थी। क्यों रखनी पड़ती थी, क्योंकि दोस्तों एक प्रणाली आई थी, कौन सी थी वो, डू अस्पा सी अस्पा प्रणाली थी। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों घुड़सवारों की संख्या दोगुनी रखनी पड़ती थी। ठीक है, याद रखोगे। अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जहांगीर, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप लोग याद रखोगे 1929 में, कब, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना था। तो दोस्तों 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद जो मुख्यमंत्री बना था तमिलनाडु का, उनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है रंगा स्वामी, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है निम्नलिखित में से किसने मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर 2021 जीता था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा एक्टर है जिसने दोस्तों 2021 का ऑस्कर जीता था। तो दोस्तों 2021 का ऑस्कर जीतने वाले अभिनेता का नाम है एंथोनी, क्या नाम है, एंथोनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंथोनी हॉपकिंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों 2021 का ऑस्कर जीता था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है एंथनी हॉपकिंस, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए दोस्तों इसका आंसर भी डायरेक्ट बना हमारा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इटली ने अप्रैल 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इटली ने अप्रैल 2021 में भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के अंदर दोस्तों इन्होंने अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है राजस्थान, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है बिहार, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है महाराष्ट्र, ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है गुजरात। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है द इंडियन आर्मी ऑन 30 अप्रैल 2021 लॉन्च्ड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन नॉर्थ डैश टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इट्स ट्रूप्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 30 अप्रैल 2021 को इंडियन आर्मी ने फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहां पर लॉन्च किया था। तो दोस्तों याद रखना 30 अप्रैल 2021 को पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया गया था सिक्किम के अंदर। कहां पर? सिक्किम के अंदर दोस्तों पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया गया था। ठीक है, और दोस्तों सिक्किम के कौन से डायरेक्शन में किया गया था? तो दोस्तों याद रखना नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन में दोस्तों ये प्लांट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में सिक्किम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सिक्किम। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों जो बाकी के ऑप्शंस बचे वो क्या हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम बन रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनके ऑप्शंस में कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनके बीच में 4 मई 2021 को एक पार्टनरशिप हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो पार्टनरशिप किस चीज की थी। तो दोस्तों याद रखना नरेंद्र मोदी और दोस्तों बोरिस जॉनसन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वो पार्टनरशिप हुई थी रोड मैप के लिए। किसके लिए? रोड मैप 2030 के लिए हुई थी। ठीक है, याद रखना बोरिस जॉनसन और दोस्तों नरेंद्र मोदी के बीच में 4 मई 2021 को जो पार्टनरशिप हुई थी वो हुई थी रोड मैप 2030 के लिए। ठीक है, याद रखोगे। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है रोड मैप 2025, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों लिखा है रोड मैप 2030। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखना नरेंद्र मोदी और दोस्तों बोरिस जॉनसन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वो पार्टनरशिप थी रोड मैप 2030 के लिए। ठीक है, याद रखोगे, आप लोग भूलना नहीं है। आप लोगों को आपके एग्जाम में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोग फटाक से इसको मार्क कर देना। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा? रोड मैप 2030 बनेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में समझाने वाला कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो फीचर है दोस्तों हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो दोस्तों याद रखना कि इमरजेंसी की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो फीचर है दोस्तों ये हमने लिया है जर्मनी से। कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों याद रखोगे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो बात है, ये जो फीचर है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है? ये हमने उठाया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। ठीक है,
अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में जर्मनी दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों लिखा है जर्मनी, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है या फिर समझ में आ रही है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कहाँ पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और दोस्तों आप लोग सर्च करोगे सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आपको सर्च करना है। ठीक है, आपको दोस्तों मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना और दोस्तों वहां पर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन द, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो पार्ट 10 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वो क्या चीज कंसिस्ट करता है, मतलब कि क्या चीज बताता है। तो दोस्तों याद रखना पार्ट 10 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वो बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। क्या बताता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखना कि जो पार्ट 10 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का वो बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, आप दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 4 ए, कौन सा, पार्ट 4 ए क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। ठीक है, और दोस्तों कौन सा आर्टिकल आता है इसके अंदर, दोस्तों जो आर्टिकल आता है वो आता है 51 ए, याद रखना। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आता है, 51 ए आता है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है सिटीजनशिप। क्या लिखा है, सिटीजनशिप। तो दोस्तों इसका कौन सा पार्ट है, तो दोस्तों ये आता है पार्ट नंबर थर्ड में। कौन में आता है, पार्ट नंबर थर्ड में आता है। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है इलेक्शंस। तो दोस्तों इलेक्शंस आता है पार्ट नंबर 15 में। किस में आता है, पार्ट नंबर 15 में आता है। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 ए तक आते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो दोस्तों सभी के सभी हमने ऑप्शंस भी अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है चैंपियनशिप 2021 इंडिया बॉर्न फिर डैश मेडल्स इन द 34th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडिया ने 2021 में एशियन रेसलिंग में कितने मेडल्स जीते थे। तो दोस्तों याद रखना इंडिया ने टोटल 14 मेडल्स जीते थे। कितने जीते थे, 14 जीते थे। ठीक है, कब जीते थे, 2021 में जीते थे। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 10, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 12, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 14, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें, तो दोस्तों इसमें लिखा है who became the first batsman to complete 6000 रन इन इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा फर्स्ट बैट्समैन है जिसने दोस्तों 6000 रन कंप्लीट किए हैं आईपीएल के अंदर। तो दोस्तों याद रखना 6000 रन कंप्लीट करने वाले उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। क्या नाम है, विराट कोहली। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन विराट कोहली दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सुरेश रैना, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा रोहित शर्मा, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा शिखर धवन, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों लिखा है विराट कोहली, मतलब कि रन मशीन कोहली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।